Assalamualaikum, dear students. So welcome once again. As you know, we are discussing about the this pollution caused by the industries. So, as per the previous lecture, you came aware about that the industries causes the pollution generally in four components of environment. ये जो इंडस्ट्रीज है ये फोर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में भी, दैट इज एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो या उसके अलावा आप देखो ये नॉइज वगैरह पोल्यूशन। तो हम देखेंगे जनरली आप देखो जो हमारे कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के है, तो वो थ्री कंपोनेंट जनरली आते हैं। दैट इज द एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फीयर और उसके अलावा लिथोस्फीयर। इन पे ये पोल्यूशन इनको ये पोल्यूट कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है। सो बेटा जब ये कंटेमिनेट हो गई है तो वी कैन से दैट इज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जब ये तीन चीजें कंपोनेंट्स इसकी खराब हो जाएंगी, पोल्यूटेड हो जाएंगी, तो हम उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बिकॉज दीज थ्री थिंग्स, थ्री कंपोनेंट्स फॉर्म द इन्वायरमेंट। सो वी कैन से आल्सो इंडस्ट्रीज कॉजेज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी ये जनरली फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो जब इनकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, आपको पता है कि जो कॉजेज है पोल्यूशन के लिए, बहुत सारे पोल्यूटेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। डिग्रेड मीन्स हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसको बोला जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रेडेशन किसको बोला जाता है बेटा, यानी द रूइनिंग एंड डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट व्हेन द एनवायरनमेंट इज नॉट क्वालिटेटिव, यानी जब एनवायरनमेंट अपनी क्वालिटी को लॉस कर रहा है, यानी क्वालिटी के हिसाब से डिग्रेड होता है एनवायरनमेंट, सो वी कैन से एनवायरमेंटल इज डिग्रेडेड। यानी जिस एनवायरनमेंट में आप देखो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव वाटर ना हो, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव एयर ना हो, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल्स ना हो, गुड सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाए, वाटर बॉडीज में आप देखो डिग्रेड हो जाएंगी, तो हम इसको बोलेंगे डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये एनवायरनमेंट वहां पे रूइन एंड डैमेज हो चुका है। सो इसलिए हम बोलते हैं इसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो इसलिए बेटा आपको याद रखना है कि जो भी ये इंडस्ट्रीज होती है ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रही है, हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही है बाय द इमिटिंग द पोल्यूटेंट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। Lot of the solid, liquid, gaseous pollutants releases into the environment, and this pollutant causes the environmental degradation. Whether these leakages, toxic gases, whether these are the burning of fossil fuels in the industries, whether it is the smelting process, whether it is the discharge of hot water from the industries, so these causes the environmental degradation. So that means ruining and damaging of environment. So now बेटा हमें देखना है यहाँ पे कि जो ये इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रही है, तो कंट्रोल ऑन द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाउ वी कंट्रोल द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाउ वी कंट्रोल ऑन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सॉरी, हाउ वी कंट्रोल ऑन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सो देयर आर सम मेथड्स सजेस्टेड बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट्स। इन्वायरमेंटलिस्ट्स हमें कुछ मेथड्स सजेस्ट कर रही है, तो अगर हम उन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होने से बच जाएगा। आवर सर्वाइवल इज नॉट एट द रिस्क। अगर हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे तो सर्वाइवल रिस्क में नहीं आ सकता, लेकिन अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो चुका है, क्वालिटी इसकी डिग्रेड हो चुकी है, और हमारे केयरलेस की वजह से हमारे आप देखो दिस प्रॉपरली ट्रीट हम नहीं कर रहे हैं इन पोल्यूटेंट्स को। अगर हम पोल्यूटेंट्स को हम देखेंगे ऐसे ही रिलीज करेंगे विदाउट द ट्रीटिंग देम प्रॉपरली, यानी पोल्यूटेंट्स, इफ द पोल्यूटेंट्स आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, इफ द डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, so then there is the environmental degradation, and our this survival is at the risk. So we have to maintain the idea of survival, to maintain the survival on the surface of earth, to maintain the quality of environment, we have to control on the pollutants. हमें जो इंडस्ट्री से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जो सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट है, हमें उनको कंट्रोल करना है। जो सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट है, जो सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट को वी हैव टू कंट्रोल एट द रूट, हमें उनको रूट से ही कंट्रोल करना है। सो लिसन बेटा क्या करना हमें, एवरी liter of waste water discharged by your industry pollutes 8 times the quantity of this fresh water. अगर आप देखो every liter of water, जो आप देखो every liter of water, अगर आप 1 liter of water, every liter of water discharged from industry,
अगर आप बेटा इंडस्ट्री से 1 लीटर वाटर डिस्चार्ज करोगे जो पोल्यूट हो चुका है इंडस्ट्री में, और वो पोल्यूटेड वाटर आप डिस्चार्ज करो इनटू द रिवर, इनटू द वाटर बॉडी और इनटू द फ्रेश वाटर बॉडी, यानी जब आप कभी आप देखो किसी इंडस्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, कूलिंग के लिए, स्मेल्टिंग के लिए, या बाकी आप देखो थर्मल प्लांट्स में आप देखो दिस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, वहां पे आपको वाटर रिक्वायर्ड होता है। और जो ये वाटर आप रिक्वायर्ड वाटर है जो आपने यूटिलाइज किया, उसके बाद इस यूटिलाइज वाटर को इस वेस्ट जो आपका वेस्टेज वाटर है, जो ये वेस्ट वाटर आप डिस्चार्ज कर रही हो, अगर आप एवरेज में देखा गया अगर आप 1 लीटर डिस्चार्ज करोगे तो जीसी फ्रेश वाटर बॉडी में, तो वहां के 8 लीटर्स क्या होते हैं, इससे पोल्यूटेड होते हैं। मतलब 1 लीटर से 8 लीटर जाया हो जाते हैं एट दी, यानी जो रेट ऑफ पोल्यूशन है, 1 लीटर आप वहां से वेस्टेज डालोगे, 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर आप डालोगे, डिस्चार्ज करोगे, तो हमारी वाटर बॉडी में आप देखो 8 लीटर और भी खराब हो जाते हैं। तो आप देखो जो वाटर हमने, जो ये पोल्यूटेड वाटर है, हमने इसको ट्रीट नहीं किया है प्रॉपरली, वी हैव नॉट दिस डंप इट प्रॉपरली एट द रिक्वायर्ड प्लेस, जहां पे हमें इसको रिक्वायर्ड प्लेस पे, जहां पे इसको हमें छोड़ना था, हमने इसको छोड़ा नहीं है। वी हैव टू केयरलेसली, हमने इसको केयरलेसली छोड़ा है इनटू द फ्रेश वाटर बॉडी, और उस फ्रेश वाटर बॉडी का आप देखो वाटर भी पोल्यूट हुआ। क्या हुआ प्रॉब्लम, यानी आप देखो फ्रेश वाटर बॉडीज जब पोल्यूटेड हो जाते हैं तो हमारा फ्लोरोफाना, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, या हमारे आप देखो फूड इरिगेशन की प्रॉब्लम आती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आती है, हमारे लाइफ स्टॉक को प्रॉब्लम आती है, इरिगेशन। तो आप देखो इस इन्वायरमेंट में जिसमें आप देखो वाटर पोल्यूटेड हो जाए, क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेड हो जाए, वाटर पीने के लायक नहीं है, सो हाउ वी कैन कल्टीवेट द क्रॉप्स। आप देखो कल्टीवेशन प्रॉब्लम होगी, फूड की शॉर्टेज हो सकती है, डेजर्टिफिकेशन हो सकती है, हमारी लैंड विदाउट इरिगेशन डेजर्टिफिकेशन होती है, और उसके अलावा आप देखो लॉस ऑफ फ्लोरोफाना हो सकता है, और बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो आप देखो ये एनवायरमेंट अब क्वालिटेटिव नहीं है, ये एनवायरमेंट डिग्रेड हो चुका है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जब भी आप वाटर को डिस्चार्ज करोगे, जब भी हम वाटर को डिस्चार्ज करेंगे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसको प्रॉपरली, हमें इनको फ्रेश वाटर बॉडीज में पोल्यूट यानी हमें इनको डिस्चार्ज नहीं करना है। तो ये एक सजेस्ट मेथड है आपके लिए कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं जो वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, आफ्टर यूजिंग दिस वाटर, सो उनके लिए इट इज द नेसेसरी फॉर दैट इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू डिस्चार्ज वाटर प्रॉपरली, यानी इस वाटर को वो डिस्चार्ज, इसको डिकम्पोज, या हम देखेंगे इसको ट्रीट प्रॉपरली करेंगे। डू नॉट दिस थ्रो द वाटर, डू नॉट डिस्चार्ज दिस वाटर इनटू द फ्रेश वाटर बॉडी, बिकॉज द रेट ऑफ दिस बाय दिस वेस्ट वाटर इज 8 लीटर्स पर फ्रेश वाटर, यानी ये 8 लीटर स्कोर कर रहा है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो चुका, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर की कमी हो जाती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर आ जाती है, तो हम इसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो इसलिए हमें अगर कंट्रोल करना है, जो इंडस्ट्रीज में वाटर इस्तेमाल होता है, जो थर्मल प्लांट्स में वाटर इस्तेमाल होता है, हमें उस थर्मल वाटर को, उस हॉट वाटर को डिस्चार्ज नहीं करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डू नॉट डिस्चार्ज द हॉट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द थर्मल प्लांट्स इनटू द फ्रेश वाटर बॉडी। सो डिस्चार्जिंग ऑफ 1 लीटर फ्रॉम दिस हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मल प्लांट्स फ्रॉम द अदर इंडस्ट्रीज causes the 8 liters of polluted fresh water, यानी ये fresh water को 8 liters, so this causes the environmental degradation, so we have to control on the environmental degradation by this discharging this hot water properly, हमें इसको properly discharge करना है। दूसरा पॉइंट क्या हम करेंगे कि जो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो दूसरा पॉइंट हम बेटा यहां पे करेंगे, जो कंट्रोल हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए मिनिमाइज करेंगे यूज ऑफ वाटर, यानी मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी जनरली हम करेंगे रीयूज and रीयूज वाटर। अगर हम उस वाटर को फिर से रीयूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा वाटर लॉस नहीं होगा, हमारा मिनिमाइज होगा। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर, यानी अगर हम मिनिमाइज करेंगे
मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर कैसे होगा? जब भी हमें इंडस्ट्रियल प्लांट्स में आप देखो वाटर की यूजेज होती है प्रोसेसिंग के लिए या डिफरेंट अदर दिस मैन्युफैक्चरिंग के लिए या थर्मल प्लांट्स के लिए जो हमें वाटर इस्तेमाल होता है, अगर हम उस वाटर को जो हम वाटर को यूज कर रहे हैं, अगर हम उसी वाटर को जो वाटर हमने यूज किया है हम उसको रीयूज करेंगे, तो वही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, अगर हम वाटर को जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स में अगर हम उस वाटर को रीयूज करेंगे तो इससे हमारा वाटर रिसोर्स बच सकता है, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगी और इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर हम उस वाटर को जो हमने वंस यूज किया है लेकिन हम उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे तो उससे ना मिनिमाइज होगा और ना रीयूज होगा। सो सबसे दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपके लिए प्रिंसिपल है, जो दूसरा प्रिंसिपल आपको कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, तो पहले आपको करना है मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। अगर हम वाटर को मिनिमाइज करेंगे, कम यूज करेंगे एंड रीयूज वाटर, जहां पे आपने वाटर को एक बार यूज किया है हम उसको दोबारा यूज में लाएंगे। जैसे आप देखो वाटर किसी इंडस्ट्री में स्मेल्टिंग कूलिंग वगैरह पर्पस के लिए थर्मल प्लांट से इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हो, सो वहां पे आपको करना इस वाटर को दिस थ्रोइंग इनटू द वाटर बॉडीज में थ्रो करने से पहले आपको, या वाटर बॉडीज में अगर हम इसको दोबारा कूल करेंगे और यूज करेंगे तो इससे हमारा वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है और क्वालिटी बढ़ सकती है। जब क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ सकती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ सकती है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगी और इन्वायरमेंटल जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कंट्रोल में आएगी। सो बेटा आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट, वी हैव टू रीयूज एंड रिसाइकल द वाटर, वी हैव टू मिनिमाइज द वाटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो हम सक्सेसिव स्टेजेस में वाटर को यूज कर रहे हैं वहां पे इसमें इसको मिनिमाइज करना। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे तीसरा पॉइंट जो है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। तो बेटा अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, जो रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट मींस कलेक्टिंग, जब भी आप देखो प्रेसिपिटेशन होगी तो आप देखो प्रेसिपिटेशन की वजह से जो आप देखो पानी जाया होता है, सरफेस पे रन ऑफ हो जाता है, सरफेस पे रन ऑफ थ्रू द गटर्स, थ्रू द ड्रेन्स एंड थ्रू द रिवर्स वगैरह, ये ओशंस में चला जाता है जहां पे हम इसको ओशन सी में जहां पे इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही वाटर आप देखो हम कल ये अगर हम हार्वेस्ट करके रखेंगे, रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करके रखेंगे, हार्वेस्ट मींस कलेक्ट करके रखेंगे बिफोर, यानी इसको सरफेस पे रन अप नहीं होने देंगे। जो भी वाटर आप देखो आपके फ्लोर्स पे, आपके रूफ्स पे, आपके आप देखो दिस पेव्ड सरफेस पे, जहां पे भी आप देखो कोई सरफेस होगी पेव्ड मींस दिस कंक्रीट सरफेस होगी, उस कंक्रीट सरफेस से आप इस रेन वाटर को कलेक्ट करोगे इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इनटू दिस गटर्स वगैरह। ये वाटर आप देखो बारिश का गटर्स वगैरह से जाके नालियों से जाके रिवर्स और रिवर्स के जरिए ओशन में चला जाता है, जहां पे इसको कलेक्ट करना है, जो हमें ड्रायर पीरियड में आप देखो नॉन अवेलेबिलिटी होगी जहां पे ये सैलाइन बन जाता है। तो अगर हम इस रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे तो हार्वेस्ट करेंगे तो ये भी एक है कि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बचाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में आप देखो वाटर की स्कैर्सिटी नहीं होगी। जिस इन्वायरमेंट में गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी, स्कैर्सिटी नहीं होगी, क्वालिटेटिव वाटर होगा, तो हम इसको गुड इन्वायरमेंट बोलेंगे। लेकिन आप देखो यहां पे जहां क्वालिटेटिव वाटर नहीं होगा, जहां वाटर की कमी होगी, तो वहां उसको बोलेंगे डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यहां डिग्रेड इन्वायरमेंट हो चुका है, ये इन्वायरमेंट आप सर्वाइवल नहीं दे सकता है। तो ये भी आप देखो हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे कलेक्ट करेंगे टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, जितने भी हमें वाटर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स इंडस्ट्री के लिए चाहे होता है, डोमेस्टिक के लिए होता है या एग्रीकल्चर के लिए होता है, तो वो हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप देखो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर अराइज नहीं होगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर अराइज नहीं होगी, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर नहीं हो सकती है, और ये कंट्रोल भी एक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर्स एंड पॉट्स, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोला। ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर, यानी आप देखो जो भी वाटर हॉट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो स्मेल्टिंग प्रोसेस में, आप देखो पॉइंट नंबर 4 ट्रीटिंग मींस इसका इलाज करना है, ट्रीटिंग मींस इससे मतलब निपटना है। ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर, इसको ट्रीट करना, ट्रीट मींस इसको सोच समझ के हमें इस हॉट वाटर को रिलीज कहां पे करना। सो अगर बेटा आप देखो अगर हम इस वाटर को, जो हम हॉट वाटर इंडस्ट्रीज में मैंने एक बोला कि अगर हम इसको रीयूज करेंगे, इस हॉट वाटर को हम एक बार रीयूज करेंगे तो आप देखो हमारा प्रेशर वाटर बॉडीज पे कम होगा, हमारे स्कैर्सिटी कम होगी, और दूसरा पॉइंट आप देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा आप देखो
देखो जो वाटर आपको इस्तेमाल होता है प्लांट्स में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, आप देखो थर्मल प्लांट्स में, जब भी वो वाटर हॉट होता है तो हम इसको रिलीज करना होता है, ड्रेन करना होता है। लेकिन ड्रेन करने से पहले हमें एक बार सोचना है, हमें इसको सोचना है कि इस वाटर को हम कहां पे ड्रेन करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही अनवाइजली यानी अनवाइजली और जुडिशियसली इसको हम सोच समझ के बगैर इसको रिलीज करेंगे वाटर बॉडी में, तो आपको पता है कि यहां का 1 लीटर जो आप रिलीज करोगे पोल्यूटेड वाटर, वो वहां के 8 लीटर को और पोल्यूटेड करेगा, तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फास्ट रेट पे होती है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफिलेंट्स बिफोर, एंड एफिलेंट्स मींस पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं चाहे सॉलिड हो या लिक्विड पोल्यूटेंट हो, जो वेस्टेज इंडस्ट्री से निकलती है, उनको हमें ट्रीट प्रॉपर्ली करना है बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अगर हम इनको रिलीज और पॉन्ड्स में छोड़ रहे हैं तो हमें इनको रिलीज नहीं करना है, पॉन्ड्स रिवर्स लैक्स में नहीं करना है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स कैन बी डन बाय द 3 फेजेस, यानी हम इनको 3 फेजेस में कर रहे हैं। पहले आपको करना है कि ट्रीट हॉट वाटर को, इसको कूल करना है। अगर आपको बाहर भी ड्रेन करना है, कूल करना है, डायरेक्टली इसको हॉट वाटर वहां पे नहीं, आपने देखा वहां पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो गए, एक्वेटिक फ्लोरा फाना खत्म हो सकता है, टेंपरेचर बढ़ सकता है, बहुत सारे आप देखो उनके लिए फूड चेन फूड इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा और वो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। सो इसलिए बेटा आपको क्या करना है, ट्रीट द हॉट वाटर प्रॉपरली बिफोर दिस, रिलीज देम बिफोर ड्रेन देम इनटू द लेक्स एंड पॉन्ड्स। मतलब ट्रीट क्या करना है, पहले इसको कूल्ड हमें करना है, उसके बाद रिलीज करना है। एंड आल्सो ट्रीट द एफिलेंट, जो वेस्टेज और अदर बाकी वाटर के अलावा निकलती है, उसको भी हमें थ्रो नहीं करना है वाटर बॉडीज में, उसको प्रॉपर्ली डिकंपोज करना है एट द प्रॉपर साइट। कहां पे इसको ट्रीट करना, रिलीज नहीं करना है इनको वाटर बॉडीज में या सॉइल्स में, इनको रिलीज नहीं करना, या पोल्यूटेंट्स को हमें रिलीज एटमॉस्फेयर में नहीं करना। सो हमें इनको प्रॉपर्ली रिलीज करना है, कहां पे इनको ट्रीट करना है वही। अगर हम ये फॉलो करेंगे, ये मेथड, ये प्रिंसिपल अपनाएंगे, सो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बच जाएगा। अगर हम इसके अगेंस्ट हो गए, अगर हम हॉट वाटर को ट्रीट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, सो इट कैन कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो इसलिए कंट्रोल के लिए आपको इनको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। ट्रीटिंग के लिए आपको 3 मेथड्स है, 3 प्रोसेस है आपको। अब आप देखो कि ट्रीट हम कैसे करेंगे। ट्रीटिंग के लिए ट्रीटिंग बाय 3 फेजेस, यानी 3 फेजेस में हमें इसको ट्रीट करना है। ये कैसे हम करेंगे 3 फेज में। ट्रीटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स कैन बी डन इनटू 3 फेजेस, वही मैंने लिखा ट्रीटिंग बाय 3 फेजेस। जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स निकल रही है वो हमें 3 फेजेस में 3 तरीकों से हमें करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व्स द स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। यानी अगर हम देखेंगे पहले हमें क्या करना है कि जो एफिलेंट्स इंडस्ट्री से होते हैं, स्क्रीनिंग हमें करना है उनको। एक तो बेटा स्क्रीनिंग करना है, जांच करना है उनको, स्क्रीनिंग। उसके बाद ग्राइंडिंग करना है, ग्राइंडिंग आपको पता है पीसना। और दूसरा जो एफिलेंट में वेस्टेज की बात कर रहा हूं, जो वेस्टेज आप छोड़ रहे हो उसको डायरेक्टली हमें नहीं छोड़ना है, ट्रीट पहले करना, कहां पे छोड़ना, कैसे छोड़ना, कैसे रिलीज करना वेस्टेज को बाहर या डिकम्पोज। तो पहले कैसे हम करेंगे, 3 फेजेस में करेंगे। पहले उसको स्क्रीनिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे एंड सेडिमेंटेशन करेंगे। फिर उसको सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मीन्स जमा करना, सेडिमेंटेशन मीन्स इकट्ठे करना, सीमेंटेड करना, सेडिमेंटेशन करना है। और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या करना है, बायोलॉजिकल। ये तो पहला ट्रीटमेंट है। दूसरा हम देखेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मीन्स वहां पे हमें देखना है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे दिस टेरिशरी सेकेंडरी बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम कुछ चीजों को बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें आप देखो यहाँ पे होंगे ऐसे, उनको डिकम्पोज किया जाता है बायोलॉजिकली, उनको डिकम्पोज किया जाता है। जैसे आप देखो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज होती है, और कुछ चीजें आप देखो जो स्क्रीनिंग वगैरह, ग्राइंडिंग, सेडिमेंटेशन होगी, यानी उनको हम देखो मशीन वगैरह में हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग वगैरह कर रही है, इसको हम इस वेस्टेज को। और टेरिशरी ट्रीटमेंट होता है, जो टेरिशरी ट्रीटमेंट आप देखो, आपको यहां पे मैंने बोला ट्रीट द एफिलेंट्स, मैंने वहां पे बोला जो इंडस्ट्री से एफिलेंट्स निकलते हैं उनको हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। ट्रीट इन द 3 फेजेस। कौन कौन से 3 फेजेस है ट्रीट करने के लिए उनको प्रॉपर्ली। एक तो पहला ट्रीट है कि हमें इनको करना है, ग्राइंडिंग करना है, इनको स्क्रीनिंग करना है और सेडिमेंटेशन करना है, ये एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि बायोलॉजिकली हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं, हम इनको ऐसे नहीं एनवायरमेंट में छोड़ेंगे, हम इनको बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हैं। तीसरा जो है, तीसरा ट्रीटमेंट जो 3
प्रोसेस से किया जाता है बाय बायोलॉजिकल, टेरिशरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल यानी जो होता है एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग एंड वेस्ट वाटर। यानी अगर हम टेरिशरी देखेंगे रिसाइकलिंग, जनरली आपको रिसाइकलिंग अगर हम करेंगे, ये भी एक आप देखो हम वेस्टेज को दोबारा इस्तेमाल में ला रही है, यानी रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, केमिकली रिसाइकलिंग कर सकते हैं, फिजिकली रिसाइकलिंग कर सकते हैं या बायोलॉजिकली रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जो आपके वेस्टेजेस है, अगर आपकी वेस्टेज फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई प्लास्टिक आप इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रोसेस करने के दौरान आप देखो बहुत सारी वेस्टेजेस ऑफ प्लास्टिक निकल रही है। अगर आप इस प्लास्टिक को ऐसे ही बाहर छोड़ोगे तो ये वाटर बॉडीज और लैंड में पोल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन इस एफ्लुएंट को हमें जो ये वेस्टेज है इसको अगर हम ट्रीट प्रॉपर्ली करेंगे तो इसे पोल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगी, कंट्रोल में आ सकती है। कैसे करना कि अगर यही हम पोल्यूटेंट्स दोबारा, ये जो पोल्यूटेंट्स वेस्टेज अब है, अगर हम इस प्लास्टिक को, ये जो प्लास्टिक के वेस्टेज है, अगर हम इसको दोबारा रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे तो इससे आप देखो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी और रिसोर्स भी बच गया। दूसरा पॉइंट आप देखो जो हॉट वाटर आपने इस्तेमाल किया है, अगर इस हॉट वाटर को हम दोबारा रिसाइकल में लाएंगे, वेस्ट वाटर को रिसाइकल में लाएंगे तो आप देखो कोई भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं, कोई भी फ्रेश वाटर पोल्यूटेड नहीं होगी। या उसके अलावा आप देखो कोई ऐसा पोल्यूटेंट होता, कोई ऐसी वेस्टेज होती है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, अब उसको डिकम्पोज करना है, उसको ग्राइंडिंग वगैरह क्रशिंग करनी है, वहां पे एक मशीनरी जो होती है जहां पे मशीनरी में डिकम्पोज किया जाता है, वो भी एक तरीका होता है। ऐसे बाहर नहीं छोड़ना है, लैंड स्वेप्स में बाहर नहीं छोड़ना, वाटर बॉडीज में बाहर नहीं छोड़ना है। उन एफ्लुएंट्स की बात कर रहा हूं जिनको रिसाइकल और रीयूज में नहीं ला सकते हैं दोबारा, तो वहां पे हम उनको क्या करेंगे, हम उनको ऐसे बाहर नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम उनको किसी मशीनरी में टेक्निकली साइंटिफिकली हम उनको डिकम्पोज करेंगे, यानी किसी मशीन में उनको ग्राइंडिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और वहां पे उनको करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं बायोलॉजिकली उनको डिकम्पोज करेंगे, तो जिसकी वजह से आप देखो वहां पे कुछ बायोलॉजिकल ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं ऐसे जो इनको डिकम्पोज कर रही है। तो ये 3 फेजेस में किया जाता है। जब हम बायोलॉजिकल डिकम्पोज वेस्टेज इसको करेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, यहां पे आप देखेंगे वहां पे दिस स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे, उसको ग्राइंडिंग वगैरह करेंगे या उसके अलावा रीयूज या रिसाइकल करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस को जो निकल रही है, तो इससे हमारा एनवायरमेंट, तो ये सबसे एक अहम तरीका है, सबसे जो मेन चीज है हमारी इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्स, क्योंकि हमारा टॉपिक जो फोकस है वो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। सो इन इंडस्ट्रीज से जितने भी वेस्टेज निकल रहे हैं वी हैव टू ट्रीट देम प्रॉपर्ली। अगर हम उनको ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो इट कैन कॉज दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हमारा एनवायरमेंट को इनहॉस्पिटेबल बनाएगा। दिस एनवायरमेंट इज नॉट फॉर सर्वाइवल, सो फॉर टू मेंटेन द एनवायरमेंटल क्वालिटी, टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वी हैव टू कंट्रोल द एफ्लुएंट्स, वी हैव टू ट्रीट दिस एफ्लुएंट्स वेस्टेजेस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिफोर रिलीज देम। हमें इनको ट्रीट करना है, रिलीज देम प्रॉपर्ली, साइंटिफिकली हमें इनको ट्रीट करना है और रिसाइकल और रीयूज पे एम्फेसिस देना है, रिसाइकल और रीयूज को ज्यादा एम्फेसिस देना है और हॉट वाटर को डिस्चार्ज नहीं करना है। ये 8 टाइम्स ज्यादा कर रहा है, यानी जो एक हॉट वाटर लीटर निकल रहा है वो 8 टाइम्स उनको कर रहा है, दिस पोल्यूटेड कर रहा है। सो overdrawing of groundwater reserves by industries where there is a threat to groundwater resource also needs to be regulated legally। उसके अलावा आप देखो इंडस्ट्रीज अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सो वो ओवरड्राइंग कर रही है, हद से ज्यादा यानी ड्रेन अप करना, हद से ज्यादा एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर करना। उन रीजन में इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां थ्रेट रहता है कि वाटर सिक्योरिटी का, वहां थ्रेट रहता है कि अंडरग्राउंड वाटर लॉस्ट होगा, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स होगा, क्योंकि हमें रिसोर्स को जुडिशियसली यूज करना है, यानी यूजिंग द रिसोर्स एंड टेक्स केयर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जब हम एक रिसोर्स को यूज करेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी एक मेथड है कि जिससे एनवायरमेंटल कंट्रोल को बचाया जा सकता। आप देखो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, इंडस्ट्रीज अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बेटा जब उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया तो ये हद से ज्यादा ओवर ड्राइंग कर रही है। ओवर ड्राइंग मींस हद से ज्यादा निकालना, तो मतलब ये रिसोर्स को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, ये सस्टेनेबल यील्ड नहीं कर रही है। जितना रिसोर्स है उसी के तरीके से निकालेंगे, जुडिशियसली निकाले, लेकिन और तो वहां पे क्या थ्रेट रहता है, जहां ओवर ड्राइंग बाय इंडस्ट्रीज अंडरग्राउंड वाटर होती है वहां पे थ्रेट होता है कि लॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्स वाटर, जो ये अंडरग्राउंड रिसोर्स
रिसोर्स वाटर है ये लॉस्ट हमें हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो ये ड्राइंग कर रहे हैं हमें रेगुलेट करना है, यानी ये हमें कुछ हद तक पाबंद करना है, कितना निकालना है, रेगुलेट लीगली। इंडस्ट्रीज को हद से ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट नहीं करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा नहीं करना, हद से ज्यादा नहीं करना, बल्कि उतना ही करना जितना रिचार्ज हो, जितना ये रिसोर्स रिन्यू हो जितने टाइम में है। सो उन इंडस्ट्रीज के लिए हमें यहाँ पे लॉ बनाना है, कानून बना, उन इंडस्ट्रीज को लीगली रेगुलेट करना है, कितना वो अंडरग्राउंड निकाल सकते हैं, हद से ज्यादा वो अंडरग्राउंड वाटर को निकाल नहीं सकते हैं। Particulate matter in the air can be reduced by fitting the smokestacks to factories with the electrostatic this perceptors। उसके अलावा आप देखो बेटा एक और चीज है जो स्मोक इंडस्ट्री से निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, एशेस निकल रहे हैं जो वो हवा में सस्पेंडेड होते हैं और ये हमारे एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, दैट मींस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ये आप देखो सॉलिड लिक्विड तो वाटर बॉडीज में अब इनका काम होता है कि ये बहुत सारे पोल्यूटेंट गैसेस इन्वायरमेंट में एग्जिट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में आप देखो दिस यहाँ पे इन्वायरमेंट में ये आप देखो जिस इनकी वजह से आप देखो इमर्ज होते हैं इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट गैसेस, या आप देखो सॉलिड भी एशेस वैशेस वगैरह होते हैं। तो अगर हम देखेंगे सस्पेंडेड होंगे, हमारे एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी और दैट मींस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो इन इंडस्ट्रीज की एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए कि इंडस्ट्रीज को हमें क्या करना है, एक तो हमें रेगुलेट करना है अंडरग्राउंड वाटर को, यानी इंडस्ट्रीज शुड हैव रेगुलेट द अंडरग्राउंड टू कंट्रोल बैन on this over drawing of underground water by the industries, it should be legally regulate, यानी ये रेगुलेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप देखो इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्री से स्मोक अराइज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, तो जो भी उनके आप देखो एग्जॉस्ट होते हैं, स्मोक है जहां से एग्जॉस्ट होता है, फिक्सिंग हमें करना है, क्या फिक्सिंग ऑफ, यानी फिक्सिंग ऑफ प्रेसिपिटर्स, यानी प्रेसिपिटर्स हमें करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स हमें करना, स्मोक स्टैक्स करना है जो स्मोक को कंट्रोल करेंगे, जो स्मोक के एशेस को, स्मोक को एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर में जाने से पहले। सो जो भी एग्जॉस्ट स्मोक होता है इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग में, वी हैव टू, इंडस्ट्री शुड हैव टू कंट्रोल ऑन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्री शुड हैव फिक्सिंग द प्रेसिपिटर्स, जो यानी स्मोक को कंट्रोल करेंगे। प्रेसिपिटर्स ऐसे होते हैं जो स्मोक को प्रेसिपिटेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स होते हैं ये, और स्मोक स्टैक्स होते हैं जो स्मोक को स्टैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या एशेस वैशेस वगैरह जो निकल रहे हैं वहां पे, वो हमें इनमें लगानी है ताकि ये स्मोक एटमॉस्फेयर में ना चला जाए हमारा एनवायरमेंट। फैब्रिक फिल्टर्स, उसके अलावा हमें फैब्रिक फिल्टर्स लगाने हैं, ये भी एक होते हैं फैब्रिक फिल्टर। जनरली आप देखो ये फिल्टर होते हैं जो एयर को फिल्टर वहां पे कर रहे हैं, जो वो पॉइजनस गैसेस होते हैं या आप देखो एशेस वगैरह होते हैं, ये उनको जनरली क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए एक लॉ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, जो भी जितने भी ये पॉइजनस गैसेस इमर्ज होने चाहिए, इमर्ज होने से पहले हमें इनको क्या करना है कि वी हैव टू इंस्टॉल, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट, एवरी इंडस्ट्री शुड हैव, एवरी फैक्ट्री शुड हैव देयर द फिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स, स्मोक स्टैक्स या फैब्रिक फिल्टर्स वगैरह जो स्मोक को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स, और उसके बाद हम देखेंगे स्क्रबर्स वगैरह, ये सारी चीजें, चाहे स्क्रबर हो बेटा या फैब्रिक फिल्टर हो या प्रेसिपिटर्स है, ये स्मोक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या जो स्मोक के साथ आप देखो वो थोड़े एशेस वैशेस स्मोक सूथ्स वगैरह आप देखो थोड़े वो छोटे छोटे वो भी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ये उनको कंट्रोल कर रही है। तो इन शॉर्ट इनकी वजह से हम स्मोक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल, सॉलिड या लिक्विड या गैसियस पार्टिकल्स सस्पेंड ना हो या वहां पे ना जाए। स्मोक कैन रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। दूसरा पॉइंट आप देखो इंडस्ट्रीज को चाहिए कि हम फ्यूल को चेंज करेंगे, यानी स्मोक कैन रिड्यूस। तो हम यहां के कहेंगे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन रिड्यूस। अगर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना चाहिए, सो टू यूज ऑयल एंड गैस एज ए फ्यूल। अगर हम ऑयल एंड गैस को एज ए फ्यूल करेंगे इंस्टेड ऑफ कोल, आपको पता है कि जो कोल इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में टू रन द मशीनरीज एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस कोल के बदले में, इस फ्यूल के बदले में ये ज्यादा पोल्यूटेंट है, ये ज्यादा ऑयल एंड गैस को इस्तेमाल करेंगे, सो इससे भी पोल्यूशन कम बचे, इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। सो वी हैव टू यूज दिस ऑयल एंड गैस एंड अदर लेस पोल्यूटेंट फ्यूल्स अदर देन कोल, यानी वी हैव टू यूज द ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल बिकॉज कोल
इज द पोल्यूटिंग दिस फ्यूल, ये पोल्यूटिंग फ्यूल होता है। सो इससे भी आप देखो दैट कैन कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे एनवायरमेंट को डिग्रेड किया कंट्रोल लाया जा सकता है, एनवायरमेंट की डिग्रेडेड को कंट्रोल में लाया जा सकता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड, machinery and equipments can be used and generator should be fitted with silencers। उसके अलावा आप देखो इंडस्ट्रीज, आप देखो दिस वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के अलावा आप देखो नॉइज पोल्यूशन भी आपको पता है ये जनरेट कर रही है। तो जो आप देखो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मशीनरी होती है, जो मशीनरी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, जो जनरेटर्स वहां पे चले जाते हैं, जो आप देखो मशीनरी की वजह से शोर होता है, जनरेटर्स जो वहां पे होते हैं, तो जो नॉइज होता है, तो आप देखो ये नॉइज हमारे एनवायरनमेंट की डिग्रेड को कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जो इंडस्ट्रीज की वजह से नॉइज पोल्यूशन होती है और उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, तो उस नॉइज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे बेटा? यानी जो जनरेटर्स होते हैं, जो जनरेटर्स होती है वहां पे फिटेड विथ साइलेंसर्स। अगर हम साइलेंसर वहां पे लगाएंगे जो साउंड होती है मशीन से, तो उन साइलेंसर से नॉइज को कंट्रोल में किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो मशीन्स है, दिस machines can be redesigned to increase the energy efficiency and reduce the noise। उसके अलावा हमें अपग्रेड मशीनरी को करना है। जो आप देखो ट्रेडिशनल मशीनरी है, जो ओल्ड मशीनरी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम द मशीन शुड बी अपग्रेडेड। एक एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा देना, हमें उस मशीन की एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा देना है। दूसरा आप देखो हमें उस एनर्जी एफिशिएंसी के अलावा हमें क्या करना है, हमें वहां पे दूसरा पॉइंट ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी के साथ इन मशीन की जो नॉइज है उसको हमें कंट्रोल करना है, नॉइज कम करना हमें। वो हम कैसे करेंगे? यूजिंग दिस लुब्रिकेंट्स, यानी हम प्रॉपर्ली लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करेंगे, मशीन्स को अपग्रेड करेंगे और उसके अलावा जो नॉइज साइलेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे नॉइज को कंट्रोल किया जाता है। एक जो पुरानी वगैरह मशीन्स होती है ट्रेडिशनल, उनसे शोर ज्यादा होता है, तो विद साइंटिफिक नई नई मशीनरी आती है, अपग्रेडेशन आती है, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और उसके अलावा आप देखो उनमें नॉइज कम होता है। तो ऐसे मशीनरी हमें इस्तेमाल करना है, अपग्रेडेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके अलावा आप देखो जो मशीन्स होते हैं उनके जनरेटर्स वगैरह साइलेंसर्स का उनमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा दिस ये जो नॉइस होता है मटेरियल में भी हम यूज करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड द ईयरफोन्स, नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। यानी ईयरफोन्स तो हम कभी आप देखो ईयर प्लग हम बेटा बोलते हैं उसको, जो हम कानों में लगाते हैं जिससे नॉइज कम होता है। लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे मटेरियल ऐसा लगाएंगे मशीन में जिससे नॉइज कम होगा। या हम देखेंगे उसके अलावा आप देखेंगे दिस लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्रिक्शन को कम करेंगे। तो द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंट कंसर्न। सो इसका बेटा मतलब क्या है? द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद environment concern। लिसन बेटा मैं आपको यहां पे समझाऊं, the challenges of sustainable development requires integration of economic development with the environment concern। environment concern। Listen बेटा, चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आपको पता है वो यानी रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, काबिल इस्तेमाल बना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम किसी रिसोर्स को डेवलप करेंगे और उस रिसोर्स को डेवलप करने के बाद हम बेटा यूज करेंगे तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन सॉरी यूज करेंगे उसको बोलेंगे रिसोर्स डेवलप। लेकिन ये डेवलपमेंट जो होनी चाहिए इस रिसोर्स को जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसको हम यूज करने, इससे एनवायरनमेंट को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए।
अगर इन्वायरमेंट को कोई थ्रेट नहीं होगा उस रिसोर्स को यूज करने से, तो हम उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जितनी भी हम आज डेवलपमेंट करेंगे, आज तो हम तरक्की कर रही है, आज तो हम बहुत तेजी से रफ्तार से तरक्की कर रही है, लेकिन अगर यही तरक्की ये दूसरी साइड हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोल रहे हैं। आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, पहले बोला जाएगा कि जिस चीज में भी आप देखो इंप्रूव आ जाए, चाहे जो हमारी इकोनॉमी बढ़ जाए, हमारी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए, में रोड्स बढ़ जाए, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ जाए, तो हम उसको बोलते हैं हम डेवलप हो चुके हैं। लेकिन ये आज नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप डेवलप कर रहे हो लेकिन दूसरे साइड अगर आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, उसको डेवलप नहीं बोला जाए, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी को खत्म कर रही हो, आप अपनी डेवलपमेंट को खत्म कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। आप डेवलपमेंट कर रहे हो बट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सो उसको नहीं माना जाता इन्वायरमेंटलिस्ट के सामने डेवलपमेंट। तो इसलिए बेटा आज कंसेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर कोई नेशन डेवलपमेंट करेगा, अगर कोई नेशन आप देखो तरक्की करेगा, लेकिन उसकी वो तरक्की सस्टेनेबल डेवलप, खाली डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल मतलब वो डेवलपमेंट जो आप कर चुके हो या कर रहे हो उससे एनवायरनमेंट को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले खाली हम बोलते थे डेवलपमेंट डेवलपमेंट, तो इंप्रूव किसी भी चीज में, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एनवायरनमेंट बच जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं था उस वक्त। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो चुके, लेकिन उन डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो चुका है। तो हम एट दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट है, बहुत सारी स्पीशीज और एट दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट हो गई उस डेवलपमेंट से। लेकिन आज कंसेप्ट आया कि सस्टेनेबल, अगर हमें तरक्की करनी है लेकिन एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको बोला गया सस्टेनेबल। सो इसी को बोला जाएगा कि यूजिंग द रिसोर्स, डेवलप द रिसोर्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड आल्सो कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। तो वही बेटा मैंने लिखा यहाँ पे द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलप। आप देखो आज हमें जो चैलेंज आता है सस्टेनेबल डेवलप रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, अगर हम कोई नेशन इकोनॉमिक अपनी बढ़ाएगा, जैसे दिस इंडस्ट्रीज को बढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर को, तो जाहिर है इन चीजों से हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन साथ में उसको होना चाहिए कि जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है विद एनवायरमेंट कंसर्न, लेकिन साथ में उसको क्या करना है, एनवायरमेंट का। आज दुनिया के सामने जो चैलेंज है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई नेशन करेगा लेकिन उसको साथ में क्या भी सोचना, इंटीग्रेशन मीन्स इकट्ठे। अगर वो कोई नेशन डेवलपमेंट करेगा लेकिन साथ में उस डेवलपमेंट के साथ साथ साइड में उसको सोचना है कि एनवायरमेंट का ख्याल रखना। पहले क्या बेटा, हम एनवायरमेंट का ख्याल नहीं रखते थे, हमें एनवायरमेंट का कंसर्न नहीं था, हम इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम सिर्फ तरक्की के पीछे बढ़ चुके थे, हम इकोनॉमी को जनरेट कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं, माइनिंग को, एक्सट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम डेवलप करते गए, इकोनॉमी को बढ़ाते गए, लेकिन दूसरे साइड हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होता गया, बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गया, हमारा एनवायरमेंट कंसर्न उस वक्त नहीं था। हम साथ में डेवलपमेंट कर रहे थे लेकिन साथ में हम एनवायरमेंट का नहीं सोच रहे। इंटीग्रेशन मींस इकट्ठे, एक साइड डेवलपमेंट कर रहे, दूसरे साइड हम एनवायरमेंट का नहीं सोच रहे। लेकिन आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाता, आज जो इनके सामने चैलेंज है, उन्होंने हमें कहा कि जो एनवायरमेंट हमें अगर करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन साथ साथ में हमें एनवायरमेंट का कंसर्न रखना है, एनवायरमेंट को बचाना भी है, एनवायरमेंट को कोई थ्रेट और हार्म नहीं है। अगर एनवायरमेंट हार्म हुआ, डिग्रेड हुआ, सो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो यही लिखा मैंने बेटा, डेवलपमेंट रिक्वायर्स, अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है एंड एनवायरमेंट कंसर्न, दोनों। इंटीग्रेशन मींस इकट्ठे। जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको दोनों चीजों का, यानी एक तो इकोनॉमी भी बढ़ानी है, तरक्की भी करनी है, दूसरे साइड में आपको एनवायरमेंट का ख्याल रखना, एनवायरमेंट को थ्रेट और हजार्ड नहीं होना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने, आप देखो इंटीग्रेशन मींस इकट्ठे, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, आपने एक्सपेंशन किया एग्रीकल्चर वगैरह का और इस इंडस्ट्रीज का, लेकिन दूसरे साइड में एनवायरमेंट का आपने कंसर्न नहीं किया, साथ में इंटीग्रेटेडली आपने साथ में एनवायरमेंट का नहीं सोचा, इसको डेवलपमेंट बोलेंगे या इसको डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। आज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कांसेप्ट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कांसेप्ट ये है बेटा कि
that means we have to develop the economy, we have to forward the economically, we have to develop the nation, but we have to this integrately we have to concern about the environment. साथ साथ में environment का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमें ख्याल रखना है। लेकिन अगर हम साथ साथ में environment का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, डेवलप करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ना हम इसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं, आज नहीं माना जाता इसको डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट तभी हम बोलेंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी बोले जब हम एनवायरमेंट का भी ख्याल रखेंगे और इकोनॉमी को भी बढ़ा देंगे। सो जब भी आपको इकोनॉमिकली आपको नेशन को डेवलप करना है, लेकिन साथ में एनवायरमेंट का ख्याल रखना, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस यूजिंग रिसोर्स एंड टेक्स द केयर फॉर दिस फ्यूचर जनरेशन एंड टेक्स द केयर फॉर एनवायरमेंट। फ्यूचर जनरेशन का ख्याल रखना है, एनवायरमेंट दैट इज नोन एज। सो यही है कि जो चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल, सामने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेशन को आसान था डेवलप करना, लेकिन उसको क्या आता है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम भी आती है साथ साथ में। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैलेंज है, ये जो दे रही है हमें कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो आपको दोनों चीजों को करना है, और ये डेवलप भी करना है, एनवायरमेंट को भी बचाना है। लेकिन अगर आप ये करोगे खाली और ये नहीं करोगे, इसका कंसर्न नहीं करोगे, तो इसको हम डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैलेंज मिल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या बोल रही है, अगर आप नेशन को डेवलप करोगे तो एनवायरमेंट को भी डेवलप करना है, एनवायरमेंट को कोई थ्रेट और हजार्डियस नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द अबाउट द एनवायरमेंट। सो आपको एक बार हाईलाइट करूं कि वी हैव टू कंट्रोल ऑन द वेस्टेज, वी हैव टू डिकम्पोज द प्रॉपर्ली दिस वेस्टेज and industrial effluents. We have to cool this water before throwing it to the water bodies, and also use of the noise plugs, use of the smoke stacks, and use of these filters, fabric filters and smoke precipitors from the in the industries, use of the silencers yani industries may or generate the this upgrade the machinery and to reduce the noise level in the machineries. These causes these are the factors, these are things we do yani जो हमें करने हैं to control the environmental degradation, जिससे environmental degrade बचाया जा सकता। So this was the about the environmental degradation. Okay, thank you बेटा।